Hello students, welcome to Next Step classes. Today we'll discuss one chapter from economics, that is development in approx 30 minutes. Okay, हम 30 या 35 मिनट्स में पूरे चैप्टर को समराइज करके पूरे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं. डेवलपमेंट होता क्या है? सबसे पहले हमें डेवलपमेंट सभी को पता है कि डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है. ये चीज़ हम सभी को पता है. जैसे हम अपना डेवलपमेंट कुछ और मानते हैं, आप अपना डेवलपमेंट कुछ और मानते होंगे. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. सबसे पहले हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि अभी हमने बात की, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट. यही अभी हमने बोला था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट. मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है. ठीक है, यस. तो हमने बोला कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है. ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट सिचुएशंस इन देयर लाइफ. अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में हैं. जैसे कि आप अभी क्लास 10th में, मान लीजिए आप क्लास 10th में, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और है. आपको डेली अगर पढ़ना है, अगर डेली बेसिस पे देखा जाए, तो आप अगर डेली अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, मान के चलते आप. एंड अगर हम लोग आपको ये टॉपिक समझा पा रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे हमारे ये डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, अलग कंट्रीज अलग मानती हैं, अलग पर्सन अलग मानता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, किस सिचुएशन में आप हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम और विच फुलफिल देयर डिज़ायर्स. देखिए, लोग वही ढूंढते हैं, हमेशा चीज़ें वही ढूंढते हैं जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उनकी डिज़ायर्स पूरी करें. ठीक है, कई बार लोग अपना इंपॉर्टेंट छोड़ के अपनी डिज़ायर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें पहले अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. हमारा डेवलपमेंट गोल वो होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, हम पूरा मैप के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है. द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ अर्बन रिच बॉय वुड बी टू गेट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड कॉलेज. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक अर्बन रिच बॉय है, मतलब रिच फैमिली से जो आता है, एक अर्बन बॉय है, शहरी लड़का है, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि किसी रेप्यूटेड कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए. ठीक है, वेयर एज द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर. वहीं अगर आप देखिए तो उसकी जो बहन होगी, या फिर एक अर्बन रिच फैमिली से एक जो लड़की होगी, वो क्या चाहती है? वो चाहती कि जितनी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिली हुई है, उतनी फ्रीडम उसे भी मिले. उसका ये डेवलपमेंटल गोल है. वो अपने आप को डेवलप तब मानेगी जब उसे उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी उसके भाई को मिल रही है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉइंट एग्जाम्पल है, द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर वुड बी टू हैव मोर डेज ऑफ वर्किंग. अगर एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, मान लीजिए कोई वर्कर है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसको काम मिले, उसे फ्री ना बैठना पड़े. जैसे कि आप चाहते हैं कि आप फ्री बैठें, बट अगर एक कोई लेबर है, वो चाहता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे काम मिलता रहे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? बेटर वेजेस, मतलब उसकी जो सैलरी है, उसकी जो इनकम है, वो ज़्यादा हो. तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो एक रूरल लेबरर है, जिसके पास लैंड नहीं है, अपनी खुद की लैंड नहीं है, तो हमेशा चाहेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन का काम मिले और बेटर वेजेस मिले, अच्छी इनकम हो उसकी, और उसे ज़्यादा दिन खाली ना बैठना पड़े. ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन खाली बैठे रहने, मस्त. उनको बोलते हैं कि अच्छा लगता है खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर एक लेबरर है, तो वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन उन्हें काम मिले. ठीक है, लोकल स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एंड नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. क्या चाहेंगे ये लोग? चाहेंगे कि एक लोकल स्कूल हो जो कि क्वालिटी और चीप एजुकेशन उनके अपने बच्चों को दे पाएँ, जिससे, ठीक है, चीप मतलब सस्ते में, कम प्राइस में अच्छा एजुकेशन दिला पाएँ वो अपने बच्चों को. एंड नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. अच्छा देखिए, आप डिस्क्रिमिनेशन दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर. एक सोशल हो सकता है, जो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे हो सकता है. एक और हो सकता है इकोनॉमिक बेसिस पे. तो वो भी वो नहीं चाहेंगे कि उनका इकोनॉमिक बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा है डेवलपमेंटल गोल्स कैन बी कन्फ्लिक्टिंग. देखिए, अभी तक हमने क्या बात की? हमने बोला
कि डेवलपमेंटल नोशन जो है अब सबके अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ हम बोल रहे हैं कि कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा या एक दूसरे के अपोजिट। अब देखिए एग्जांपल हम अभी दिखाते हैं आपको। एट टाइम टू पर्सन्स और ग्रुप कैन सीक थिंग्स दैट आर कन्फ्लिक्टिंग। मतलब ऐसे कभी कभी टाइम आएगा कि दो पर्सन है या दो ग्रुप हैं, दोनों के डेवलपमेंट जो गोल है वो एकदम ऑपोजिट है, मतलब जस्ट अपोजिट है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एज एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हाउस होल्ड वर्क बट हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लड़की चाहती है वो लड़की उसे फ्रीडम मिले, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी उसे इतनी ही मिले जितनी उसके भाई को मिलती है। बट और हाँ एक और चीज़ कि उसका जो ब्रदर है वो घर के कामों में भी हाथ बटाए, बट उस ब्रदर को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी, ठीक है। तो वो एकदम कैसा हो गया, कन्फ्लिक्टिंग हो गया, दोनों चीज़ें हो गई कन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चीप रेट पे पाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी होंगे वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बने। बट यहाँ देखिए, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस सच एज ट्राइबल्स। अब देखिए डैम्स जहाँ पे बनेंगे, फॉरेस्ट एरिया में बनेंगे, ऐसा कहीं भी बनेंगे, यहाँ जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो क्या होगा, इससे होगा लोगों की लैंड जाएगी और उन्हें अपने प्लेस से दूसरी जगह जाना होगा, तो उन्हें डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो पीपल नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट वो चाहते हैं चीज़। दे मे रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। तो ये जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या चाहेंगे, छोटे छोटे चेक, मतलब बंधे जैसे आप बोलते हो हिंदी में, अगर कि बांध बना के छोटे छोटे से उससे अपने इरिगेट कर ले लैंड, वो नहीं चाहते, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए भाई, तो वो बहुत बड़े डैम्स नहीं चाहते क्योंकि उससे उनको इश्यू होगा, ठीक है। एक और हम यहाँ पर बताते हैं आपको, यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, अगर आप चाहिए लिखना चाहें तो देखिए, अगर कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसका ओनर है और उसमें कुछ वर्कर्स हैं, तो जो ओनर होगा वो क्या चाहेगा, ओनर चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चीप रेट पे मिल जाए। कैसे मिल जाए, चीप रेट पे मिल जाए, मतलब कम कॉस्ट पे मिल जाए। वेयर एज जो वर्कर होंगे वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले बट अच्छे रेट पे मिले, मतलब उनको इनकम ज़्यादा मिले। तो देखिए यहाँ पर कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जो ओनर है फैक्ट्री का और जो वर्कर है, ओनर चाहता है कम पैसे देना और वर्कर चाहता है, तो जैसा कि हमने बोला कि देखिए जो एक फैक्ट्री ओनर है और वर्कर है, दोनों में कन्फ्लिक्टिंग होगा इनका डेवलपमेंटल गोल। फैक्ट्री ओनर चाहता है कि कोई वर्कर मिल जाए जो कि बहुत कम रेट पे काम कर दे, और जो वर्कर है वो चाहता है कि ऐसा फैक्ट्री ओनर मिले जो उसे अच्छा पैसा दे, मतलब इनकम उसकी अच्छी रहे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, यहाँ पर आप देखिए हाईलाइट करते हैं हम इसे। तो यहाँ पर लिखा पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट। देखिए जो लोग काम करते हैं वो चाहते हैं बेटर वर्क, रेगुलर वर्क मतलब लगातार उन्हें काम मिलता रहे, बेटर वेजेस मतलब अच्छा उनका इनकम हो, डिसेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। अब जो भी पर्सन अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो वो चाहता है डिसेंट प्राइस, मतलब ठीक ठाक प्राइस, अच्छा प्राइस उसका मिले उसे। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट मतलब उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, बराबर एक तरीके से ही ट्रीट किया जाए लोगों को। फ्रीडम हो, बराबर सबको फ्रीडम मिले। सिक्योरिटी हो, मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप कि पर्सन है वो 1 लाख पर मंथ कमा रहा है बट वो सिक्योर नहीं है, वो ऑफिस जा रहा है तो डर डर के जा रहा है, वापस आ रहा है तब भी डर रहा है कि कहीं उसके साथ कोई क्राइम ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी डेवलपमेंटल गोल में आएगा कि सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्ट हो, लोग जो भी वर्क कर रहे हो आप उसकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे
द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट एंड नॉट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ क्या होती है, जो चीज़ें हम खरीद सकते हैं या जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, लाइक एसी हो गया, आपका कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, आप जो भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो आपको दोनों चाहिए होती हैं, ठीक है। बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब वन लुक्स एट द फैसिलिटीज़ फॉर वंस फैमिली। अब देखिए, कोई जॉब ऑफर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप उससे फैसिलिटीज़ देखते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा वहाँ पर, एटमॉस्फेयर कैसा होगा मतलब वहाँ पर आसपास लोग रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपको वहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो हमने कहा था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल हो सकता है, डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ठीक ठाक इनकम भी मिल जाए, हमारी थोड़ी सेविंग भी हो जाए, हम थोड़ा बहुत घूम भी लें। हम कैसा करते हैं, हम सारी चीज़ों का मिक्स लेके चलते हैं कि बैलेंस बना रहे, हम बोलते हैं ना इन सब चीज़ों का बैलेंस बना रहना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, देखिए इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग अगर पर्सन टू पर्सन जो गोल्स हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा था पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात हो तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग सोचता है, ठीक है। बट हमने यहाँ पर बोला कि अगर नेशन के डेवलपमेंट की बात हो तो भी अलग अलग पर्सन अलग अलग व्यूज़ रखता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है, या आप हैं, या हम हैं, कोई भी आपका फ्रेंड है, वो चाहता है कि उसके लिए डेवलपमेंट है कि हर जगह मेट्रो मतलब मेट्रो चलने लगे, ठीक है। कोई और चाहता है कि हर जगह पार्क हो, कोई और चाहता है कि बहुत सारे स्टेडियम्स हो, कोई चाहता है बहुत सारे मॉल्स हो, या फिर कोई चाहता है कि हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, या कोई चाहता है कि बहुत सारा इक्विपमेंट्स हमारे पास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। तो सबके लिए जो गोल्स हैं नेशनल डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग हो सकता है कि हमारे लिए हमारा नेशन डेवलप्ड कब होगा वो हम कुछ और मानते हैं, और हमारे जो फ्रेंड हैं वो कुछ और मानते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स कंसिडरिंग वेदर स्टेप बेनिफिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। बट अगर नेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करेंगे जो कि एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करे। ये नहीं कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बस हमने कोई चीज़, कोई स्कीम या कुछ भी हम लाते हैं तो वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वन शुड डिसाइड इफ़ अ मेजर इज़ वर्थ द एग्जीक्यूशन और नॉट। तो हमने यहाँ पर बोला कि इसी चीज़ के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कोई भी एग्जीक्यूशन जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारा यहाँ पर है, देखिए चार्ट है, चार्ट में है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखिए इनकम, आप सभी को पता है कि इनकम हमारा क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट का, और अदर क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। आप किसी नेशन की अगर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला हमारा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसका मतलब क्या होता है, हमने किसी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने टॉप 20 MCQ डिस्कस किए, तो उसमें हमने ये बात बताई थी, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स पर 1000 बर्थ। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते, देखिए 1000 बर्थ हुई है किसी रीजन में, तो उसमें से डेथ कितनी हो जा रही है। अच्छा, अब डेथ देखिए, अब डेथ ये नहीं कि किसी भी एज की डेथ हो, डेथ वो जो होनी चाहिए, मतलब होनी नहीं चाहिए, बट अगर इसमें इंक्लूड करना है तो वो होता है लेस देन 1 ईयर। क्या, लेस देन 1 ईयर्स, मतलब 1 साल से कम के बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे, वो अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स जो अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको हम जोड़ते हैं, वो जितनी भी डेथ हुई है पर 1000 बर्थ में, उसे ही हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ओके। तो देखिए अगर आप खुद ही सोचें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ डेथ जो है वो बहुत कम होनी चाहिए।
पहले क्या होता था, पहले टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी, या फिर आप मान लीजिए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिटरेसी रेट। हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के साथ साथ क्या देखेंगे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या मेज़र करता है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि किस एज ग्रुप से अबव को मानते हैं लिटरेसी रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, किसी भी पर्सन को लिटरेट हम तब मानते हैं जब वो अपनी मदर टंग को सही से लिख पाए एंड सही से पढ़ पाए या बोल पाए। ठीक है, तो हम उसे लिटरेट मानते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके, एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग ए स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अच्छा देखिए, इसका मतलब है अटेंडेंस आप जानते ही हैं, जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती है। तो यहाँ से अगर आप इस चीज़ से अगर इसको समझना चाहें तो ये है कि अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी रीजन में 100 बच्चे हैं 14 to 15 ईयर्स वाले एज ग्रुप में। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट नहीं बोलिए आप, 100 चिल्ड्रेन हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं। अब उनमें से 80 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, जो 80 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो कितना होगा, 80% हो जाएगा। तो मतलब जो कि काफ़ी बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर टेबल दे रखी है आपके लिए। इस टेबल को आप देखिए, 3 स्टेट्स दे रखा है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब आप देखते हैं तो हरियाणा में 33 है, केरला में 10 है, बिहार में 38 है। तो यहाँ पर मतलब 3 स्टेट ऐसे दिए गए हैं कि एक में लोवेस्ट, मतलब जो एक में बेस्ट है मान लीजिए, एक में वर्स्ट है कंडीशन, और एक में एवरेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 10 है, मतलब जो 1000 बच्चों की अगर बर्थ होती है तो उनमें से बस 10 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 ईयर से पहले। ठीक है, और बिहार में 38 ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और हरियाणा में 33। तो बिहार में क्यों है ऐसा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अभी आप आगे चल के देखेंगे लिटरेसी रेट का भी इशू इस पे आता है। ठीक है, लिटरेट नहीं होने की वजह से अवेयरनेस नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेसी रेट। जब हम लिटरेसी रेट को देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है हरियाणा 82 है, 82%। ठीक है, फिर यहाँ पर केरला 94%। केरला की लिटरेसी कैसी है, हाईएस्ट है। अगर आप इसको रिलेट करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से तो आपको क्लियरली समझ में आएगा लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, क्योंकि लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं और अवेयर हैं चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर देखिए शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर लोवेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, बिहार में होगा। ठीक है, लिटरेसी रेट लोवेस्ट कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, अब नेट अटेंडेंस रेशियो आप देख लीजिए, हरियाणा में 61 है, केरला में 83, मतलब 100 बच्चों में से 83 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और बिहार में 100 में से बस 43 बच्चे जा रहे हैं। इसका मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो जो है बहुत कम है। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए आप, केरला का देखिए एंड बिहार का। तो पर कैपिटा इनकम आप जब आप पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियरली कि बिहार की मिनिमम है। अगर आप यहाँ पर एक और स्टेट दिया होता, आपको महाराष्ट्र दिया होता, अगर आपको महाराष्ट्र यहाँ पर दिया होता तो हाईएस्ट आपको महाराष्ट्र की दिखती। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र को हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। कैसी कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से ट्रेड वगैरह होता है और बहुत ज़्यादा उसकी पर कैपिटा इनकम है। तो यहाँ पर इस चार्ट से आपको क्या दिख रहा है कि इनकम के अलावा अदर चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बट आपके यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों की डेथ बहुत होती है, तो आप डेवलप्ड नहीं माने जाएंगे क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 और टॉपिक्स है, 5 और चार्ट मान लीजिए आप, इन्हें डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आया बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, देखिए आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि वो बच्चा या बंदा जो भी है वो अंडर नरिश्ड है, मल नरिश्ड है, ओबीज है, ओवरवेट है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। बट अब
इसका क्राइटेरिया होता है कि किस पर्सन को आप ओवरवेट बोलेंगे, किसे आप नॉर्मल बोलेंगे, किसे अंडरवेट बोलेंगे, किसे आप ओबीज बोलेंगे। आप हर किसी हेल्दी पर्सन को ओबीज नहीं बोल सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे देखिए यहाँ पर BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आप 165 सेंटीमीटर के हैं तो आपका हाइट होगा 1.65 मीटर, 1.65 मीटर, इसका स्क्वायर आप करेंगे। आपका वेट है मान लिया हमने 70 kg, तो 70 के को आप डिवाइड करेंगे 1.65 के स्क्वायर से, आपका बॉडी मास इंडेक्स आएगा। इंडेक्स सिंपली होती चीज़, जब किसी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उसको इंडेक्स दिखा देते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन 18.5 से लेस है, उसका BMI 18.5 से कम आता है तो अंडर एज बोलते हो आप, और 25 से ऊपर जाता है तो ओवर वेट, और जब 29 या 29.5 या 30 से ऊपर जाता है तो आप उसे ओबीज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हमारी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कई बार सुना होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी और इस क्लास में भी सुना है हमने। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग प्रॉपर जुडिशियस यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपली ये क्या कह रहा है कि अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको हम जुडिशियसली मतलब बुद्धिमानी से यूज़ करें ताकि उससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की नीड्स पूरी हो सके। आपने कई बार एक सेंटेंस सुना होगा कि हमें अर्थ पर ऐसे रहना चाहिए जैसे कि हम रेंट पे रहते हैं, ना कि ओनर है। मतलब हमें ये जो अर्थ है, ब्यूटीफुल नेचर जो हमें मिला है, वो हमें रेंट पर मिला है और हमें इसे अपने अपकमिंग जनरेशन्स को पास ऑन करना है इन अ गुड कंडीशन। आप ख़राब करके तो नहीं दोगे किसी और को, अपने अगली जनरेशन को, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ पर, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट रेट इटसेल्फ। एग्जांपल, ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़। अब देखिए हम सारे के सारे घरों में देखिए आप समरसेबल होता है, ठीक है, इरिगेशन के लिए लोगों ने बोरिंग करा रखी है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो लोग निकालते हैं हम लोग, तो ओवर यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम जो वाटर को ओवर यूज़ कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो उसका लेवल जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर जो है प्योर फॉर्म है हमारे लिए, हम ड्रिंक करते हैं जिस पानी को, ठीक है, तो वो थ्रेट में है, अंडर थ्रेट है, मतलब उस पर दिक्कत आ रही है हमारी, ठीक है। टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल, इवन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी सेव्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस अलॉन्ग विद नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग शायद फिर से मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज of energy should be saved for future generation along with the non renewable sources of energy। तो हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज दोनों को बचा कर रखना। हमें ऐसा नहीं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करें। वंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वुड बी एग्जॉस्टेड वी वोंट बी एबल टू यूज़ देम इन फ्यूचर। जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर से उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे, लाइक हमारा पेट्रोलियम और कोल, ठीक है। द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो ये कहना है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब करते चलेंगे, तो वो जो है ना हमारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो इल इफ़ेक्ट्स होंगे, हम बोलें जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग होगा या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप किस नेशन में है, मतलब इसको बाउंड्रीज से कोई भी मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक स्टेट में आपने फैक्ट्री लगाई, आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो उस पोल्यूशन की वजह से बगल वाले स्टेट भी अफेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि सेम स्टेट में ही बस लोग अफेक्ट होंगे। आपने अभी ये केस सुना होगा स्टबल बर्निंग का। क्या होता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगल बगल के जो स्टेट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स कट होने के बाद जो बचा हुआ चीज़ होता है उसको जला देते हैं, तो उसकी वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
तो इससे क्या एग्जांपल में हमें मतलब क्या चीज़ पता चलती है कि जो आप करते हैं आप उससे खुद भी अफेक्ट होते हैं और अगल बगल वालों को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एट्सेट्रा आर वर्किंग टुगेदर। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इसमें पता है आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट लोग वर्क करते हैं, ठीक है, और सोशल एक्टिविस्ट भी। एक और चीज़ होता है यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट। अब देखिए करंट अफेयर्स की हम बात अभी हमने की थी, तो हम एक और बात कर सकते हैं कि अभी हमने सुना होगा जोशीमठ में घर जो है वो क्या हो रहे हैं, घर धंस जा रहे हैं, घर नीचे दब रहे हैं, उनमें क्रैक्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शायद ध्यान नहीं दिया उन चीज़ वहाँ पर। तो हमने रोड्स और टनल बनाने के चक्कर में या वहाँ से पानी निकालने के चक्कर में इतना ज़्यादा हमने कर दिया कि उससे हमारा जो नेचर है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आजकल डिस्कस होती चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर हमने कभी सुना होगा EIA, एक चीज़ होती है EIA। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उससे पहले एक EIA होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि उसमें एक टीम होती है जो डिसाइड करती है या पता लगाती है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर से या उस प्रोजेक्ट से क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स आते हैं तो वो प्रोजेक्ट ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ह्यूमन के डेवलपमेंट का इंडेक्स कैसे मेज़र होगा, किसी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे माना जाएगा। अब देखिए ये आपसे MCQ में पूछ सकता है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ये पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लोग इसे पब्लिश करते हैं। अब ये क्या करता है, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये तीन चीज़ों को अपना बेसिस मान के चलते हैं। एक एजुकेशनल लेवल, कितना पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ के लोग, एवरेज मतलब कितना पढ़े लिखे हैं। फिर उनकी हेल्थ स्टेटस उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता है। और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पहला हमारा देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ स्पैन भी आपने कभी सुना होगा, लाइफ स्पैन भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर लाइफ स्पैन कितना है इनका, मान लीजिए आप। तो ये है कि एक पर्सन जिसकी बर्थ होती है, मान लीजिए किसी का बर्थ होता है, तो एवरेज वो किसी का मान लीजिए वो कितना लाइफ जिएगा, कितने ईयर्स तक अलाइव रहेगा। जैसे हमने देखा है किसी MCQ वाली सीरीज़ में कि श्रीलंका का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बेटर है, ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों की एवरेज जो लाइफ है वो ज़्यादा है काफ़ी, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीज़ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पर है कि जो कितने नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल से हायर एजुकेशन लेवल में जा रहे हैं, मतलब ये रेशियो कितना, एनरोलमेंट होना मतलब कितने बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, अगले लेवल तक जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी में पढ़ के छोड़ दिया या सेकेंडरी में पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पर है पर कैपिटा इनकम, इट इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। अलग अलग कंट्री की जो अलग अलग करेंसी है तो इसको बेसिस ना बनाकर डॉलर ही को ही बेसिस बनाया गया, मतलब US डॉलर, ठीक है। US डॉलर को यहाँ पर बेसिस बनाया गया है और उसी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग HDI इज़ मोर बेटर देन वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया एज HDI लुक्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नॉट ओनली इनकम। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक बस पर कैपिटा इनकम देखता है, किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो होती है उसकी बेसिस पे वो बताता है कि कोई कंट्री पुअर है, मतलब डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। बट जो हमारा ये UNDP जो रिपोर्ट निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बेटर क्राइटेरिया आप बोल सकते हो, क्योंकि ये और भी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। 189 countries are judged and it is surprising that श्रीलंका has better ranking than इंडिया। देखिए अब इसमें हमारे यहाँ की इनकम तो ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम शायद श्रीलंका से ज़्यादा होगी, बट
हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका से कम है, ठीक है। और ऐसे करके अगर चीज़ें आप देखिए तो हमारी जो रैंकिंग है वो श्रीलंका से थोड़ा सा ख़राब है, मतलब श्रीलंका की हमसे बेटर है, ऐसे बोलिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़, जस्ट अ सेकेंड, पब्लिक फैसिलिटीज़, these are the facilities services provided to the community by the government for its betterment and collective benefit। तो ये वो फैसिलिटीज़ होती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी फैसिलिटीज़ होती जो कि कोई गवर्नमेंट अपने पीपल को या अपने पीपल को प्रोवाइड करती है, ठीक है, कम्युनिटी को प्रोवाइड करती है। इनकम इज़ नॉट completely an adequate indicator of material goods and services that citizens can use। तो देखिए क्या कह रहा है ये, यहाँ पर कह रहा है कि इनकम केवल एक इंडिकेटर नहीं है कि आपको जो सर्विसेज गुड्स मिल रहे हैं वो अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन एंड इट इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट दे दे और इस पर बोले कमेंट ऑन इट, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको इसे थोड़ा सा और समझाना होगा। जैसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा, या फिर आपको बिना मिलावट की दवाई मिल जाएंगी, या फिर आप इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल रिसेंटली ले लीजिए कोविड का। जो कोविड आया तो इसमें ऐसा नहीं था कि पुअर पीपल को हुआ या फिर रिच पीपल को हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने ना रिच देखा, ना पुअर देखा, ना इनकम देखा, कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। इसको इक्वली सबको अफेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर वी कैन एंजॉय मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स एट द चीपर रेट एज दे आर प्रोवाइडेड थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज से जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है उनके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत बेटर चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि वो कम रेट पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। वी कैन स्टडी इन स्कूल एज नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट वांट टू स्टडी, ठीक है, स्कूल्स में पढ़ सकते हो। केरला हैज़ लो मॉर्टेलिटी रेट सिंस इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो केरला का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, लोगों को अवेयरनेस है, ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर बेटर है। A good public distribution system improves the health and nutritional status of people। जैसे हमने सुना है कि राशन शॉप्स होती है, राशन शॉप जो होती है वहाँ पर उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी हमने कोविड में देखा हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए। और क्या होता है, जो छोटे बच्चों के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में न्यूट्रिशन और हेल्थ क्या होती है, बेटर होती है, ठीक है। आपने MDM के बारे में सुना होगा, मिड डे मील। तो ये हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसमें कि स्कूल आने वाले बच्चों को लंच वहाँ पर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो पुअर पीपल है वो अपने बच्चों को भेजेंगे क्योंकि वहाँ पर लंच मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला लंच मिल रहा है, एंड उनकी पढ़ाई भी हो पा रही है और उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती थी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब कंट्रीज़ को कंपेयर करना होता है हमें तो हम उनकी इनकम को देखते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन कंट्रीज़ विद लेस इनकम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फॉर कंपेरिजन वी कंपेयर द एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम। इसी को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। अच्छा देखिए, आप एक कंट्री है जो बहुत स्मॉल साइज़ की है और वहाँ पर लोग अच्छा अर्न करते हैं बहुत, ठीक है, मान लीजिए, हाँ सॉरी, कम अर्न करते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी सी कंट्री, यहाँ पर ज़्यादा लोग तो अर्न नहीं करते बट कम लोग ही हैं जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो इससे क्या होगा, इनकम तो हमेशा बड़ी वाली कंट्री की ज़्यादा होगी अगर आप टोटल इनकम की बात करें, बट हमें क्या कैलकुलेट करनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम।
जैसे आप चलिए एग्जांपल एक लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 5 पर्सन है और 5 पर्सन जो है सारे के सारे वो लोग अर्न करते हैं, ठीक है, ठीक है, उनका कुछ भी एवरेज आता है मान लीजिए। फिर एक अदर फैमिली जिसमें है टोटल 5 पर्सन बट 3 पर्सन अर्न करते हैं और वो ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। तो अब इससे देखिए क्या होगा, जहाँ पर भी एवरेज ज़्यादा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, जहाँ पर एवरेज ज़्यादा है मतलब पर कैपिटा इनकम पर पर्सन अगर एवरेज निकाला जाए तो वो ज़्यादा आना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया आप देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि 12,056 यूएस डॉलर से जो ज़्यादा होगा जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम होगी वो कहलाएंगी रिच कंट्री, ठीक है। जिनकी जिनकी होगी पर कैपिटा इनकम होगा 955 यूएस डॉलर से कम होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। अब देखिए हम इंडिया किस में आता है, लोअर मिडिल इनकम। हमने जैसे कई बार सुना होगा टर्म लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो हमारी कंट्री किस में आता है, लो मिडिल इनकम में आती है क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम थी 1820 यूएस डॉलर, ठीक है। एवरेज इनकम इसीलिए है, एक बेटर क्राइटेरिया है हमारे लिए कि हम एवरेज इनकम जब कैलकुलेट करते तो हम ओवरऑल कंडीशन जान पाते किसी भी कंट्री की, क्योंकि अगर हम टोटल इनकम जोड़ते हैं तो वो शायद टॉप के कुछ पर्सन के पास या टॉप की कुछ फैमिलीज़ के पास वो सारी इनकम होती है, ठीक है। तो हमें एवरेज इनकम निकालनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो मतलब पूरा चैप्टर क्लियर होगा। हमने ट्राई किया है कम से कम टाइम में इसको पूरा समराइज़ करने का, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।